वेलकम बैक माय फ्रेंड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपदा प्रबंधन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, इन दो टॉपिक्स से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। जैसे बाढ़ लाने वाले भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, उनका नाम नोट कर लेते हैं बच्चों। जैसे बिहार में कोसी नदी, बिहार का शोक। पश्चिम बंगाल में दामोदर यानी बंगाल का शोक और तीस्ता नदी। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी भयानक बाढ़ लाती है। उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गुजरात में नर्मदा नदी। 2008 की बात करें तो भारत नेपाल की सीमा पर कुसाहा एक बांध है, जहाँ बांध बनाया गया है कुसाहा नामक स्थान के पास। वहाँ पर वो तटबंध यानी बांध टूट जाने से उत्तर बिहार में भयानक बाढ़ आई थी। बात करते हैं बाढ़ का देश। तो बाढ़ का देश बच्चों बांग्लादेश को कहते हैं। बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कुछ मैंने बांध के नाम आप लोगों को दिए हैं, वो किस नदी पर बने हैं और जो वो जलाशय का निर्माण हुआ है, कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है, उसका भी नाम दिया गया है। कृत्रिम जलाशय का मतलब हुआ है जैसे बांध बनाने के बाद, जैसे ही कोई बांध बनाया जाता है पानी को रोका जाता है, तो पानी को रोका जाता है तो वहाँ एक तालाब, बड़ा सा तालाब बन जाता है, बड़ा सा झील बन जाता है, ठीक है ना, बड़ा सा जलाशय बन जाता है। और फिर उस जलाशय से फाटक खोलकर थोड़ा मात्रा में पानी को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए तीनों कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है, और चूंकि ये बांध बना है तो पानी को रोका गया होगा। तो पानी को रोकने से वहाँ एक बहुत बड़े तालाब या झील का निर्माण हो गया है, जलाशय का निर्माण हुआ, उसी का नाम है गोविंद सागर। उसी प्रकार नर्मदा परियोजना में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर मिलेगा आपको। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, वहाँ पर आपको नागार्जुन सागर जलाशय मिलेगा। कावेरी परियोजना पर आपको कावेरी नदी में मिलेगी कृष्णा सागर जलाशय। इसी तरीके से रिहंद बांध आपको रिहंद नदी पर मिलेगी, और इसके कृत्रिम जलाशय का नाम पंत सागर रखा गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध आपको नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया। तो आसवान डैम जो है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, और आसवान बांध, और यह नील नदी पर बना है। बाढ़ प्रदेशों में मकान जो है स्तंभ आधारित होनी चाहिए, और स्तंभ की गहराई काफ़ी होनी चाहिए, मतलब अधिक होनी चाहिए। तो पिलर बना करके पिलर के ऊपर घर बनाना है आपको, ठीक है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में। अच्छा, भारत में महत्वपूर्ण सुखाड़ वर्ष 19वीं शताब्दी में की बात करें तो 1877 1899, ये दो महत्वपूर्ण सुखाड़ वर्ष थे। सुखाड़ मतलब पूरा सूखा फैला हुआ था बच्चों, ठीक है, जल का नामो निशान कहीं नहीं था, ठीक है। इसके कारण फसल नहीं उगा होगा उस समय, ठीक है, और लोग अकाली में मर गए होंगे, भूखमरी से भी कई लोग मरे थे, ठीक है। 20वीं शताब्दी में बात करें तो 1918 1966 और 1987 का जो ये वर्ष है, ये सारे क्या है आपके महत्वपूर्ण सुखाड़ वर्ष। अब बात करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो नदियों में बाढ़ आने का कारण है जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमे, वर्षा की अधिकता। ये तीनों सही है बच्चों। इसमें सबसे जो बेस्ट हमको लग रहा है वो वर्षा की अधिकता है, क्योंकि वर्षा जो पानी पड़ता है उसी की वजह से नदियों में जल का स्तर बढ़ता है, जल का अधिकता होता है, ठीक है, उसी वजह से बाढ़ आता है। बिहार का कौन सा बाढ़ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो भाई ये उत्तरी बिहार सबसे सही है, क्योंकि दक्षिणी बिहार तो सूखे से प्रभावित है। भारत में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो भाई कोसी है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, यह भी प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार धीरे धीरे। तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, जल स्रोत, विभिन्न जलाशयों से जो जल स्रोत है उनका जल स्तर धीरे धीरे घटने लगता है, और तत्पश्चात सूखे की स्थिति आ जाती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। वर्षा आ जाएगा तो फिर सूखा किस कहाँ करेगा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वर्षा जल संग्रह करना। माने वर्षा का जो जल है उसको आपको क्या करना है, संग्रहण करना है, उसको इकट्ठा करना, उसको जमा करना है, ताकि आप उसका यूज बाद में कर सकें। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न में शुरू करते हैं। पहला है कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। बाढ़ तब आती है जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिससे नदियों, नालों और जलाशयों का जल स्तर बढ़कर किनारों से बाहर फैलने लगता है,
ठीक है। हिमनद पिघलने, हिमनद यानी ग्लेशियर, बर्फ की चोटियों पे, ऊंचे चोटियों पर जो बर्फ आपको मिलती है, बड़े बड़े बर्फ की चादर फैली हुई मिलती है, उसे ही आप हिमनद कहिएगा। तो हिमनद भी पिघलने, नदियों में सिल्ट जमने। नदियों में सिल्ट जमने से मतलब है नदियों में जो मलबा है या गाद है नदियों में, वो जमने से, गाद या मलबा या उसको सिल्ट कहते हैं। जो भी कूड़ा कचरा, मिट्टी बालू गिट्टी लाश जो भी नीचे जो जमा हुआ रहता है ना नदी के तल में, उसे ही सिल्ट कहते हैं। तो इस सिल्ट के जमने से भी बाढ़ आती है बच्चों। हिमनद पिघलने, नदियों में सिल्ट जमने, बांध टूटने या समुद्र में ज्वार आने से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से मानव जीवन और पर्यावरण को भारी क्षति होती है। इसमें घर, सड़कें, फसलें और पुल बह जाते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। लोगों और पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे हैजा, डेंगू और मलेरिया बढ़ जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधे और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो जाती है। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाली सावधानियों को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा हेतु ऊंचे स्थानों पर रहना चाहिए और समय पर सुरक्षित जगह पर पहुंचना जरूरी है। पीने के पानी को उबालकर या शुद्ध करके ही उपयोग करें। घर में आवश्यक वस्तुएं, दवाइयाँ और सूखा भोजन सुरक्षित रखें। बिजली के उपकरणों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी और निर्देशों का पालन अवश्य करें। अब आते हैं बच्चों, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध, तटबंध और जलाशय बनाए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन और वनों की कटाई रोकना जरूरी है। नदियों की समय समय पर सफाई और गाद निकालनी चाहिए ताकि उनका जल प्रवाह बना रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और आहार पाइन जैसे परंपरागत जल संरचनाओं को संरक्षित कर बाढ़ की समस्या को कम की जा सकती है। यहाँ बच्चों आहर और पाइन क्या है, तो आप देखेंगे गांव में बच्चों जहाँ बोरिंग लगाया जाता था, तो उस बोरिंग के पानी को लाने के लिए छोटे छोटे नाले बना दिए जाते थे जो कि खेतों तक पहुंच जाते थे। तो उन्हें ही आप क्या कहते थे, आहर पाइन। ठीक है। जिससे परंपरागत जल संरचना को संरक्षित कर बाढ़ की समस्या कम की जा सकती है। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। जब किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सूखे की स्थिति माना जाता है। इस स्थिति में नदियाँ, तालाब, कुएं तथा भूमिगत जल के स्रोत सूख जाते हैं। इसके कारण खेती बाड़ी प्रभावित होती है, पेयजल की कमी हो जाती है और लोगों को पशुओं का जीवन कठिन हो जाता है। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ तब होता है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है या सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे मानसून में गड़बड़ी, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वनों की कटाई, नदियों और तालाबों का सूख जाना, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन तथा तापमान में वृद्धि। सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तो सुखाड़ से बचाव के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन करके पानी जमा करना चाहिए, तालाब, नहर और बांधों का निर्माण कर जल संरक्षण करना चाहिए, वनों की कटाई रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ड्रिप सिंचाई और छिड़काव जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनानी चाहिए। ड्रिप सिंचाई मतलब होता है बूंद बूंद पानी गिराने वाला जो सिंचाई पद्धति। भूमिगत जल का संतुलित उपयोग कर जन जागरूकता से भी सुखाड़ की समस्या कम की जा सकती है। अब बात करते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो हर वर्ष भयंकर बाढ़ की चपेट में आता रहता है। इसकी मुख्य वजह गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां हैं, जिनमें मानसून के समय अत्यधिक वर्षा से जल स्तर बढ़ जाता है। नेपाल से आने वाली नदियों में गाद जमने के कारण नदी का पाट ऊंचा हो जाता है और पानी गाँव की ओर फैलकर तबाही मचाता है। बाढ़ से हजारों गांव डूब जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। पशुधन की मृत्यु और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। बिहार में बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिससे निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन जरूरी है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः अधिक वर्षा, नदियों में जलस्तर बढ़ने, जल निकासी की कमी तथा गाद जमने के कारण आती है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियाँ वर्षा ऋतु में उफान पर आ जाती है और आसपास के गांवों को जलमग्न कर देती है। वनों की कटाई, अंधाधुंध निर्माण, नहरों और तालाबों का अवरुद्ध होना भी बाढ़ के प्रमुख कारण है। अब बाढ़ से सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जैसे नदियों पर बांध और तटबंध बनाए जाने चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। वर्षा जल संचयन और तालाबों का पुनर्जीवन भी बाढ़ कम करने में सहायक है। साथ ही
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, नावों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रकार सही योजना और प्रबंधन से बाढ़ के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि सुखाड़ के तीसरा प्रश्न बच्चों कि सुखाड़ के कारणों एवं इनके बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन करें। सुखाड़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो मुख्यतः वर्षा की कमी, जल स्रोतों के सूखने, भूजल स्तर के गिरने, वनों की कटाई और जल का अत्यधिक दोहन करने से उत्पन्न होती है। लंबे समय तक बारिश न होने से खेत सूख जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है और पेयजल की समस्या भी बढ़ जाती है। सुखाड़ से बचाव के लिए वर्षा जल संचयन, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, तालाबों और कुओं का पुनर्जीवन, नहरों की मरम्मत तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखा रोधी फसलें बोना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा राहत कार्य और जल संरक्षण योजनाएं चलाना भी जरूरी है। इस प्रकार से बच्चों आपका सेकेंड चैप्टर का भी दंड हो जाता है। समाप्त तो कर दे रहा हूँ सेकेंड चैप्टर भी। अच्छे से नोट्स बनाइए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।